हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन से आगे के कार्य। हम लोगों ने पिछले वीडियो लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें प्रोटीन की संरचना, पेप्टाइड आबंधों के द्वारा जो प्रोटीन की संरचना बनती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के आणविक अणुओं या संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है रेशेदार प्रोटीन, दूसरा है गोले का आकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मतलब जो अल्फा एमिनो अम्लों की श्रृंखलाएं होती हैं और दो अल्फा एमिनो अम्लों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं जिनको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ऊपर नीचे बराबर बराबर ऐसे एक ऊपर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक नीचे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो जाती है और इनके बीच में ऊपर वाली पेप्टाइड श्रृंखला नीचे वाली पेप्टाइड श्रृंखला के साथ ऐसे हाइड्रोजन आबंध बनाती है। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये वाली भी और ये नीचे वाली भी दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, इस प्रकार हो जाती है तो रेशेदार प्रोटीन बनता है। तो पढ़िए, देखिए दोबारा। जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में समांतर हो जाती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती है, संयुक्त मतलब जुड़ी रहती है, तो रेशम जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार की प्रोटीन रेशम जैसी संरचना बनती है जिससे कि रेशेदार प्रोटीन बनती है। इस प्रकार की प्रोटीन जल में अवयव होती है, जैसे कैरेटीन जो कि बाल तथा ऊन में मिलती है, मायोसिन जो कि मांसपेशियों में मिलती है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है गोलिका आकार प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोली आकृति प्राप्त कर लेती हैं तो गोलिका आकार प्रोटीन प्राप्त होती है। ये जल में विलय होती है, जैसे इंसुलिन तथा एल्बुमिन। ठीक है, ये प्रोटीन का वर्गीकरण था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे का कार्य करते हैं। तो देखिए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। हम लोगों ने जो प्रोटीन की पहली बार संरचना देखी थी वो देखी थी पेप्टाइड आबंधों के आधार पर जो संरचना बनती है उसे प्रोटीन की संरचना कहते हैं। अब प्रोटीन की संरचना के बीच जब हाइड्रोजन आबंधों का निर्माण होना शुरू हुआ तो उसमें प्रोटीन दो प्रकार के पाए गए, एक रेशेदार प्रोटीन, एक गोलिका आकार प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन को और देखा गया, जो बड़े प्रोटीन हैं उनकी संरचनाओं को और अलग अलग चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रोटीन को अलग अलग चार भागों में बांटा गया, उनके आधार पर प्रोटीन का नाम रखा गया। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और ऐसे ही प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। प्राथमिक संरचना सरल संरचना के रूप में होती है प्रोटीन की, द्वितीयक संरचना थोड़ी सी कठिन होती है, तृतीयक संरचना और भी कठिन होती है और चतुर्थ संरचना और भी ज्यादा जटिल होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचनाओं को उनकी जटिलता और कुंडलित के आधार पर रखा गया है। चलिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को देखते हैं क्या है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो सकती हैं। एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो सकती हैं, अनेक लिख रखा है। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एमिनो अम्लों के द्वारा एक विशिष्ट क्रम में जुड़ी रहती हैं। जो एमीन अम्लों को हम लोगों ने जुड़ता हुआ देखा था एमाइड पेप्टाइड आबंधों द्वारा, उस क्रम की बात हो रही है। क्रम में जुड़े होते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस विशिष्ट क्रम से ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनती है। बिल्कुल वो का वही बात है, बस वहां खोलकर समझाया गया है, यहाँ थोड़ा सा बंद है। प्रोटीन की इस प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में परिवर्तन होने पर प्रोटीन के नाम, संरचना
तथा रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम प्रोटीन के अल्फा एमिनो के क्रम में कोई परिवर्तन कर दे तो प्रोटीन का नाम भी बदल जाता है और प्रोटीन की संरचना भी बदल जाती है तथा प्रोटीन के रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये थी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब बात आती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो रूपों में होती है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स, नंबर 2 बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में CO व NH समूह के मध्य बने हाइड्रोजन आबंध के कारण बनती है। अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में CO व NH समूह के मध्य बने हाइड्रोजन आबंध के कारण बनती है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स संरचना। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होने लगती है जिससे कि एक दक्षिणावर्ती पैच के जैसी मुड़ी हुई संरचना बनती है। जो दक्षिणावर्ती पैच होता है और पैच में अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे की तरफ इस तरीके से स्प्रिंग की तरह रोल होता है। जैसा मोटरसाइकिल का बैक साइड का अगर किसी ने सो कर देखो तो उसमें एक स्प्रिंग होता है ऐसे राउंडिंग राउंडिंग ऊपर की तरफ चलता हुआ, ठीक है। या किसी ने वो चूड़ियां देखी हो जो ऐसे मेले में आती है, ठीक है, प्लास्टिक की चूड़ियां आती है जो ऐसे होती है ना, वो ऊपर की तरफ रोल उठता है तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें घूम घूम कर नीचे की तरफ आती है। इस प्रकार की कुंडली बनती है, ठीक है। उसको हम दक्षिणावर्ती पैच की आकृति बोलते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऊपर की तरफ चलने से बनते हुए जाते हैं, ठीक है। तो CONH समूह के मध्य बने हाइड्रोजन आबंध के कारण बनती है अल्फा हेलिक्स संरचना। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होने लगती है जैसे कि एक दक्षिण आवर्ती पैच के जैसी मुड़ी हुई संरचना बनती है जिसमें NH व CO समूह के बीच लगभग सभी हाइड्रोजन आबंध बने रहते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना में प्रत्येक NH समूह का संबंध कुंडली के अगले चक्र में उपस्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बना रहता है, ठीक है। CO समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बना रहता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम उसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस चित्र को बनाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती, आपको बस ऐसे ऐसे करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक V आकार की आकृति बना लीजिए, फिर इस V आकार की आकृति में ऐसे एक राउंडिंग करके यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ से ऐसे, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप लोग करते जाइए। बस इतनी बड़ी संरचना काफी है। आप लोगों को करना क्या है इसमें, शुरुआत में ही C2C इस प्रकार से, फिर एक नाइट्रोजन, फिर 2C, ठीक है। हमें प्रत्येक नाइट्रोजन के पीछे भी 2 कार्बन लगाने हैं और नाइट्रोजन के आगे भी। एक लेंथ में अगर 2 कार्बन लगाए जा सकते हैं तो 2 लगाइए, ठीक है। आगे लगाए जा सकते हैं 2, ठीक है। जितने लगाए जा सकते हैं उतने लगाइए, लेकिन बस हमें याद ये रखना है कि नाइट्रोजन के आगे पीछे 2-2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन से जो अगला कार्बन होता है उस अगले कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी वो अगले पिछले पर, नाइट्रोजन से जो पिछला कार्बन होता है इस पर होता है ऑक्सीजन नीचे की तरफ, और नाइट्रोजन पर हमेशा ऊपर की तरफ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, जो कार्बन के नीचे ऑक्सीजन, ठीक इसी के नीचे हमें नाइट्रोजन लिखना है, इसके ऊपर हाइड्रोजन और इनके बीच दिखानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे डॉट डॉट करके। नाइट्रोजन के इस साइड भी 2 कार्बन लिखने हैं और इस साइड भी,
यहाँ पर स्पेस कम है, एक लिखा जा सकता है, तो हमने एक ही कार्बन लिखा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के जो लेफ्ट हैंड की साइड में कार्बन होगा, इसी कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन के नीचे इस कार्बन पर ये हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे दो कार्बन हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। इससे आगे क्या आएगा, दो कार्बनों के बाद फिर से नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन की लिए यहाँ स्पेस नहीं है, नाइट्रोजन से पीछे जो कार्बन होता है उस पर जोड़ा जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर होता है हाइड्रोजन और उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड भी। फिर नाइट्रोजन से पीछे दो कार्बन, ठीक है, और नाइट्रोजन से आगे दो कार्बन। नाइट्रोजन से पीछे जो कार्बन होता है इस पर होता है ऑक्सीजन, इसी के ठीक नीचे होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर होता है हाइड्रोजन, और ये होती है बॉन्डिंग ऐसे। ठीक है, इसके पीछे फिर से दो कार्बन और इसके आगे फिर से दो कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन के पीछे जो कार्बन होता है इस पर होता है ऑक्सीजन। ठीक, अब आप लोग चेक कीजिए, ये थोड़ा इसके नीचे तक होना चाहिए ना, हम इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हो, इसके कार्बन के पीछे क्या आएगा, नाइट्रोजन इस साइड में। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा। चलिए ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से आगे क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पिछले वाले कार्बन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐसे, इसके पीछे दो कार्बन, आगे भी दो कार्बन ऐसे ही। यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, नाइट्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, फिर दो कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, और ये कार्बन श्रृंखला इस प्रकार आगे पीछे चलती रहेगी। ठीक, तो ये एक दक्षिण आवर्ती पैच की भांति संरचना बनी, जिसमें पता चलता है कि ऊपर से नीचे की तरफ ये लपेटे लेती हुई संरचना आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऊपर के चक्र में जो कार्बोनिल समूह है वे नीचे के चक्र में उपस्थित नाइट्रोजन समूह से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आवन बनाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन आबंध है, हाइड्रोजन आबंध, और ये पूरी की पूरी जो संरचना है वह है अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स संरचना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नंबर आता है बीटा प्लीटेड संरचना का। देखिए बीटा प्लीटेड संरचना, बीटा प्लीटेड संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने अधिकतम विस्तार तक खिंची रहकर पार्श्व स्थिति में, पार्श्व स्थिति मतलब सीधी स्थिति में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़ी रहती है। यह संरचना वस्तुओं में खींचे धागे के समान होती है, इसलिए इसे बीटा प्लीटेड शीट संरचना कहते हैं। देखिए ये संरचना इस प्रकार से निर्मित होती है। इसमें हमें दो लाइनें खींचनी है, एक छोटी एक बड़ी, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और फिर ये इस प्रकार से लाइनों को मिक्सिंग करना है, मिलाना है। ठीक है, इन लाइनों में यहाँ से इस तरह से शुरुआत करते हैं। ये स्टार्टिंग में लिखते हैं एक कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ठीक, इससे आगे फिर नाइट्रोजन, फिर इससे आगे दो कार्बन, ठीक है, एक ये एक यहाँ, फिर इससे आगे नाइट्रोजन, फिर इसके आगे दो कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ, फिर इससे आगे नाइट्रोजन, फिर दो कार्बन ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होता है, दो कार्बन एक नाइट्रोजन, दो कार्बन एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर हमेशा ऊपर की तरफ होता है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के पीछे जो कार्बन होता है इस पर होता है ऑक्सीजन, इसी के जस्ट नीचे डॉट डॉट करके होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे फिर से नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे ये यहाँ दे रखा नाइट्रोजन, इससे पीछे वाले पे ऑक्सीजन, डॉट 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 करके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन। आगे बात समझ में ऐसे। चलिए आगे वाला देखते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पीछे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे डॉट डॉट करके हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन। यहाँ इससे आगे क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पीछे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे डॉट डॉट करके हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ चेक कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, डॉट डॉट करके इसके ऊपर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जहाँ भी नाइट्रोजन होगा डॉट 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 करके हाइड्रोजन,
ऊपर की तरफ डॉट डॉट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ नाइट्रोजन है, ऊपर की तरफ लगा दीजिए हाइड्रोजन डॉट डॉट करके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दीजिए डॉट 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 करके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखिए, पहले याद लेते हैं, इस कार्बन के सामने एकदम नाइट्रोजन, इससे आगे फिर एक कार्बन, कार्बन से आगे नाइट्रोजन, ठीक है, इसके आगे फिर से एक कार्बन, इससे आगे ये कार्बन हो गया, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, नहीं एक ही कार्बन आएगा यहाँ पे, ये कार्बन दूसरा ये कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे दो कार्बन, नाइट्रोजन के पीछे दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर दी, चलिए इस साइड यहाँ एक कार्बन एक दूसरा कार्बन। ठीक है, इस पर नीचे की तरफ ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन कार्बन फिर से दूसरा कार्बन, इसके नीचे की तरफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन फिर से कार्बन, नीचे की तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए, नाइट्रोजन ऊपर की तरफ कर दीजिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऊपर की तरफ कर दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऊपर की तरफ कर दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ आएगा कार्बन। तो इस प्रकार से बीटा प्लेकेट सी संरचना बनती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, संरचना बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक नाइट्रोजन दो कार्बन, एक नाइट्रोजन दो कार्बन, एक नाइट्रोजन दो कार्बन, नाइट्रोजन पर हमेशा ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे और उसके ऊपर आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, या नीचे कह लीजिए। ठीक है, एक नाइट्रोजन दो कार्बन, एक नाइट्रोजन दो कार्बन, नाइट्रोजन से जो पीछे का कार्बन होता है उसी में ऑक्सीजन होता है, आप लोग हर जगह चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब नंबर आता है प्रोटीन की तृतीयक संरचना का। तो देखिए प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के और भी अधिक कुंडलित संग्रह, कुंडलित और मिलना यानी कि कुंडलित हो जाना और पास पास आ जाना, संग्रह का मतलब पास पास आना, वलन का मतलब ज्यादा, कुंडल चक्र बनना, कुंडल चक्र ज्यादा बनना। ठीक है, तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के और भी अधिक, यहाँ और कर लीजिए, और भी अधिक कुंडलित संग्रह वलन से प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है, जो कि हाइड्रोजन आबंध डाइसल्फाइड आबंध विद्युत आकर्षण बल तथा वंडरवाल बल व स्थिर विद्युत बलों के द्वारा जुड़ी रहती है। इसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। ये होती है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। ये इस प्रकार से बना हुई एक संरचना है, ऐसे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस प्रकार से बनी हुई एक संरचना है। ठीक है, इसमें ये जो प्रत्येक गेंद दिखाई गई है, ये गेंद एमिनो अम्ल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, हम इस संरचना को ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमें एमिनो अम्लों को पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें इस प्रकार से ये गोले बनाते हैं। ठीक है, ये गोले का आकार प्रोटीन है जो कुंडलित होने का प्रयत्न कर रही है। ठीक है, और ये इस प्रकार लिपटी हुई है। चलिए ये तो हो गई तृतीयक संरचना की बात। तो संरचना के बारे में देखते हैं। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उप इकाइयां कहते हैं। इन उप इकाइयों के परस्पर दीर्घ स्थान व्यवस्था को ही प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं जो दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मिलने से बनती है, और उन्हें क्या कहते हैं, दो अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ मिलती है तो उन्हें बोलते हैं उप इकाई। तो उप इकाइयों के परस्पर एक दूसरे के ऊपर पास पास, ठीक है, यह मिला हुआ द्विग स्थान व्यवस्था को द्वि स्थान, एक साथ दो चीजें हो गई ना, दोनों के स्थान द्विग स्थान व्यवस्था को ही प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। ऐसे दूसरी संरचना कैसे बनेगी, बोलते हैं प्रोटीन की चतुष्क संरचना। ठीक है, आप लोग साइड में चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में दिखाया गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना एवं चतुष्क संरचना। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नंबर आता है प्रोटीन के विकृतीकरण का। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि प्रोटीन की संरचनाओं का नष्ट हो जाना। देखिए
जब प्रोटीन में ताप दाब भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन के हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है हो जाती है, जिसके कारण ग्लोबुल खुल जाती है। जो अभी हमने गोले गोले करके की संरचना देखी थी, प्राथमिक संरचना बनाई थी, द्वितीयक तृतीयक संरचना बनाई है गोले गोले से बना के, ये ग्लोबुल इनको बोलते हैं ग्लोबुल। ठीक है, जब किसी भी प्रोटीन के ताप या दाब में परिवर्तन या तेजी से प्रोटीन को हिलाया जाता है तो ग्लोबुल यानी कि गोलिकाएं खुल जाती हैं। ठीक है, ये अव्यवस्थित हो जाती हैं। अब आगे देखिए, तथा प्रोटीन की हेलिक्स संरचना अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक संक्रियताएं खो देता है। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। जैसा अंडे को उबालने पर अंडे का एल्बुमिन नामक प्रोटीन सफ़ेद रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, यह दूध का लैक्टिक अम्ल के कारण रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित होना प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था प्रोटीन का विकृतीकरण। चलिए, अब नंबर आता है विटामिन। विटामिन ऐसा देखा गया है कि विटामिन भी एक जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया। ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन के में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी से शरीर में विशेष रोग हो जाते हैं। इनकी मात्रा हमें कम चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये ना हो तो हमें विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं किया जा सकता। संश्लेषण मतलब निर्माण, हमारे शरीर में अधिकांश विटामिनों का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन पेड़ पौधे लगभग सभी विटामिनों को संश्लेषित कर लेते हैं। अतः इन्हें हमारे लिए आवश्यक आहार कारक माना गया है। आहार कारक मतलब भोजन का प्रमुख भाग। अतः ये ऐसी विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक है। संपन्न होने के लिए ऐसे अतः ये ऐसी विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। इष्टतम वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास, ठीक है, तथा स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिनों को ए बी सी डी ई आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें से कुछ विटामिन पुनः वर्ग भी होते हैं, कुछ विटामिन पुनः उपवर्ग भी होते हैं। उपवर्ग का मतलब जैसे कि विटामिन B1, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन 12, इस प्रकार से, जैसे B1, B2, B6, B12। ठीक है, उपवर्ग मतलब अक्सर एक ही, बस इसमें नंबर अलग अलग कर दिए गए हैं, इसको बोलते हैं उपवर्ग। आदि हमारे शरीर में विटामिनों की अधिकता भी हमें हानि पहुंचाती है। हमारे शरीर में विटामिनों की अधिकता भी हमें हानि पहुंचाती है। अतः हमें विटामिन की गोलियां चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। विटामिनों को जल तथा वसा में विलय होने के कारण दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वसा में विलय विटामिन। इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलय हैं परंतु जल में अविलय है। ये विटामिन ए, डी, के, ई है। ये यकृत तथा एडिपोस नहीं है, एडिपोस है वो, ठीक है, एडिपोस में उत्तकों में संग्रहित होती है। यकृत जो लीवर के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए, जल में विलय विटामिन सी तथा बी वर्ग के सभी विटामिन B12 को छोड़कर, बी वर्ग में आते हैं B1, B2, B6, B12, ठीक है, B12 को छोड़कर
बाकी B1 B2 B6 ये तीनों। विटामिन सी तथा बी वर्ग के सभी विटामिन B12 को छोड़कर सभी जल में विलय होते हैं। जल में मिले विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये जल में विलय होकर आसानी से मूत्र के साथ हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। यदि आपको दिखाई ना दे रहा हो, फ्रेम से बाहर हो गया हो, तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये जल में विलय होकर आसानी से मूत्र के साथ हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाती है, अतः हमारा शरीर इन्हें संचित नहीं कर पाता। कौन सी विटामिन? विटामिन सी, विटामिन बी वर्ग की B1 B6 और B, ठीक है, B1 B2 B6 ये 4 विटामिन हैं जिन्हें हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता, क्योंकि ये जल में विलय होकर मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है, इसलिए हमारा शरीर इन्हें संचित नहीं कर पाता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। जिसको पहले दिखाई ना दिया हो वो अब ले ले स्क्रीनशॉट। तो अगला नंबर आता है न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये कैसे कैसे बनते हो, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों की सदृश्य होती है। मतलब कि हर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के जैसी ही होती है। जैसे कि अगर किसी भैंस का बच्चा ले ले तो वो भैंसा ही होता है, ठीक है। और कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ते जैसा ही होता है। इंसानी संतानें जो होती हैं वो इंसान के जैसी ही होती हैं, ठीक है। सांप से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे सांप जैसे ही होते हैं, ठीक। या पशु पक्षी जैसे कि कोयल है तो वो कोयल को ही जन्म देती है, ठीक है। कौवे के बच्चे कौवे के जैसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रजाति अपनी हर एक पीढ़ी की सदस्य होती है, ठीक है, पूर्वजों की सदस्य होती है। विशिष्ट गुण, ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार संचित होते हैं, यह पाया गया कि जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है। ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, ठीक है। जैसे कि कौवा है, कौवे के काव काव करता है तो कौवे के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कौवे की जो संतान होती है वो भी काव काव करती है, वो कोयल की तरह नहीं बोलती, ठीक है। या आप लोग ले लीजिए पक्षियों में पोपट है, तोता, ठीक है, और तो उसकी आवाज कबूतर के जैसी नहीं होती, उसके बच्चे कबूतर के जैसे नहीं बोलते, या यूं कह लीजिए कबूतर के बच्चे कौवे या तोते की तरह नहीं बोलते, ठीक है। इसी प्रकार से कुत्ता भौंकता है, वो बिल्ली की तरह नहीं कर सकता, ठीक है। और बिल्ली के बच्चे म्याऊं बोलते हैं, वो कुत्ते की तरह नहीं कर सकते। तो कुत्ते के बच्चे के अंदर ये जन्मजात गुण कैसे जाता है कि कुत्ते को भौंकना ही है, ठीक है, कुत्ते को भौंकना ही है, वो म्याऊं नहीं बोल सकता, वो कैसे जाता है? वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, ठीक है, जिसे डीएनए और आरएनए कहते हैं। जैसे कि इंसान है, इंसानी संतानें बोल सकती हैं, इसी प्रकार से गाय भैंसे या जीव जंतु की संतानें नहीं बोल सकती, उनकी एक अपनी अलग आवाज है। हम इंसान हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतानें हमारे ही जैसी उत्पन्न होती हैं। उनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, देखने के लिए आंख, सुंदर का चेहरा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से भैंसे के जानवरों के कुत्ते के जो पिल्ले होंगे वो उसी के जैसे होंगे, ठीक है। तो एक बाप के या माँ के जैसा ही संतान उत्पन्न हो, इस बात को पता कौन भेजता है आगे, ठीक है, संतान से। माँ बाप के जो गुण हैं वो संतान के अंदर कैसे जाते हैं, कि जैसे माँ बाप की संरचना है, उनकी कैटेगरी है, उनके गुण हैं, ऐसे ही गुण आगे बच्चों में कैसे जाते हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार संचित होता है, संचित मतलब पहुंचता है, ठीक है। यह पाया गया कि जीवित कोशिकाओं की नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है। जीवित कोशिकाओं की नाभिक, ठीक है, देखिए कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड सेल्स में, ठीक है, कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। उन कोशिकाओं का नाभिक होता है। आप लोगों ने अगर बायोलॉजी पढ़ रखी है, ठीक है, तो सेल्स के अंदर सेल्स कोशिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, उनको सेल्स को बोलते हैं कोशिकाएं हिंदी में। तो कोशिकाओं के नाभिक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए जीवित कोशिकाओं का नाभिक उत्तरदायी है, जिसे अनुवांशिकता भी कहते हैं,
कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। जो ये गुण होते हैं, एक माँ बाप से अपनी संतान में जो गुण जाते हैं उनको पहुंचाने के लिए कोशिका नाभिक में कोशिका की नाभिक के अंदर कुछ अणु पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ अन्य प्रकार के जैव अणु होते हैं। इन्हें न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये अलग अलग दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है एक न्यूक्लिक अम्ल दूसरे न्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़े, तीसरा न्यूक्लिक अम्ल चौथे के साथ जुड़े, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनती है, तब जाके न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, तो डीएनए का निर्माण होता है और आरएनए का निर्माण होता है। अच्छा देखिए, अब आरएनए के अंदर होता है बीटा डी राइबोज शर्करा, जो कि 5 कार्बनों से मिलकर बना है, और डीएनए के अंदर होता है बीटा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये डीएनए के अंदर होता है, ये आरएनए के अंदर होता है। जो शर्करा आरएनए के अंदर होता है उसके पहले कार्बन पर एक OH, दूसरे पर भी एक OH, तीसरे पर भी एक OH, चौथे कार्बन पे OH नहीं है, ठीक है, पांचवा कार्बन इस पर भी एक OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। जबकि बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह होता है, दूसरे पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों में केवल एक अंतर है, बीटा डी राइबोज में और बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज में। यहाँ OH नहीं है, यहाँ OH होता है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। इन्हीं शर्कराओं के जुड़ने से, बार बार जुड़ने से, इन्हीं शर्कराओं के जुड़ने से डीएनए और आरएनए बनता है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर में इस तरफ नाइट्रोजन युक्त अक्षारक जुड़ते हैं, इस तरफ नाइट्रोजन युक्त अक्षारक, और इस तरफ फास्फोरस के बने यौगिक जुड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे फास्फोरस के यौगिक जुड़ेंगे और यहाँ जुड़ेगा अक्षारक। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अक्षारक। तो चलिए, यहाँ फास्फेट जुड़ेंगे, यहाँ फास्फेट जुड़ेंगे, और यहाँ अक्षारक और यहाँ अक्षारक, और ये एक लंबी लाइन में जुड़ेंगे। ठीक है, जिससे डीएनए और आरएनए का निर्माण होगा। अब आगे का कार्य आपके डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइडों की कैसी कैसी संरचनाएं होती हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डीएनए के और आरएनए के अंदर किस प्रकार की शर्कराएं होती हैं। ये है बीटा डी राइबोज, जो कि हमने बोर्ड पे भी देखा था, बीटा डी राइबोज, और ये है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए के अंदर होता है और ये आरएनए के अंदर होता है। दोनों में एक कॉमन अंतर है, यहाँ OH है और यहाँ OH नहीं है, बस इसी चीज़ का अंतर है। दूसरी बात, इन शर्कराओं से किस प्रकार से बनता है डीएनए आरएनए। देखिए, यहाँ हाइड्रोक्सी समूह हटेगा और यहाँ जुड़ेगा अक्षारक। इसी प्रकार से यहाँ भी कोई अक्षारक जोड़ा जाएगा। ठीक है, अक्षारक प्रत्येक क्रम के अनुसार जोड़े जाते हैं। ठीक है, किस शर्करा के साथ कौन सा अक्षारक जुड़ेगा वो आपको आगे दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ा जाएगा FeO4। ठीक है, फास्फेट यौगिक। ठीक, और एक फास्फेट यौगिक यहाँ जुड़ेगा, दूसरा फास्फेट यौगिक यहाँ जुड़ेगा। फास्फेट यौगिक के नीचे फिर दोबारा से यही शर्करा जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ होगा। ठीक है, और ये फास्फेट यौगिक को दोबारा अनेक शर्कराएं जुड़ते चले जाते हैं और डीएनए आरएनए की संरचना बनती है। ठीक है, ये आरएनए के अंदर होता है और ये डीएनए के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, ये अक्षारक यहाँ पर जोड़ा जाएगा, अक्षारक यहाँ पर जोड़ा जाएगा फास्फेट यौगिक। तो इसी फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फास्फेट यौगिक जोड़कर दिखाएंगे PO4, यहाँ अक्षारक जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, राइबोज शर्करा है, ये भी राइबोज शर्करा है। इस शर्करा में यहाँ पर फास्फेट यौगिक जोड़कर दिखाया गया है। ठीक है, शर्करा यहाँ अक्षारक क्या जोड़ा जाएगा, अक्षारक देखिए, अक्षारक को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अक्षारक ये रहे, ये हमारे अक्षारक होते हैं एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन, यानी कि संरचना दी गई है। अक्षारक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, और ये बेंजीन की तरीके के होते हैं। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, जब आप BSc या कुछ आप आगे की पढ़ाई करोगे तो आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप इनको नोट करके लिख सकते हैं।
अब इससे आगे देखिए, ये दिए गए हैं यहाँ चित्र अनुसार, ये एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है। एक अक्षारक और फास्फेट यौगिक और अक्षारक शर्करा, ये तीनों के तीनों मिलकर के एक यौगिक का अणु बनता है। ठीक है, एक अणु दूसरे अणु के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और जब एक अणु दूसरे अक्षारक के साथ फास्फेट यौगिक के द्वारा जुड़ता है तो वहाँ बनता है फास्फेट डाई एस्टर आबंध। ठीक है, ये है फास्फेट डाई एस्टर आबंध। ये देखिए, ये ऊपर का शर्करा ये वाला ये दिया गया है अणु, ये नीचे वाला अणु ये दिया गया है, और दोनों के बीच में इस फास्फेट यौगिक के द्वारा इस फास्फेट यौगिक को यहाँ हाइड्रोक्सी समूह के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, और ये बना, ये एक अणु है राइबोज के बीच का। ठीक है, राइबोज मतलब आरएनए के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी आरएनए की, उसके बीच का एक हिस्सा है ये। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं अक्षारक किस प्रकार से जुड़ते हैं। ये देखिए, इस किताब को ऐसे रखते हैं। ये देखिए, पहले आप लोग चेक कीजिए आरएनए की संरचना। ठीक है, ये देखिए, ये राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा के ऊपर फास्फेट यौगिक जुड़ा हुआ है और इस तरफ अक्षारक की जगह पे जुड़ा हुआ है एडानिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिया गया है नीचे की तरफ PO4। ठीक है, इसके तीसरे कार्बन के साथ PO4 का कनेक्शन किया गया है, और ये शर्करा राइबोज शर्करा है। ठीक है, और ये इसके साथ भी यहाँ अक्षारक के रूप में यूरेसिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जुड़ा हुआ है, यहाँ अक्षारक के रूप में गुआनिन अक्षारक जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से नीचे साइटोसिन। ठीक है, और ये एक हिस्सा एक आरएनए की प्राथमिक संरचना का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। ठीक है, दोबारा अब इस O के नीचे दोबारा फिर से यहाँ से ये श्रृंखला बननी शुरू हो जाएगी, और इसी प्रकार की श्रृंखला दोबारा यहाँ नीचे की तरफ जुड़ी मिलेगी। ठीक है, और इसी प्रकार से अनेक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, तब जाके आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए के अंदर शर्कराओं के रूप में एडानिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन ये सब होते हैं। ठीक है, ये आरएनए के अंदर होते हैं। आरएनए और डीएनए के अंदर भी यही शर्कराएं होती हैं, यही अक्षारक होते हैं। ठीक है, बस आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए के अंदर थायमिन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, डीएनए की संरचना भी देख लीजिए। ये देखिए, ये फास्फेट यौगिक जोड़ा गया है, ये अक्षारक एडानिन। ठीक है, और ये साइटोसिन, ये फास्फेट यौगिक के द्वारा दूसरी शर्करा, ये जुड़ा गया गुआनिन, और ये आ गया थायमिन। ठीक है, इसके अंदर थायमिन होते हैं और इसके अंदर यूरेसिल होता है, दोनों में बस एक ही फर्क है, ये यूरेसिल है और इसमें यहाँ पर थायमिन है। ठीक है, ये डीएनए की संरचना है। अब मैं इसका आपके स्क्रीन पर फोटो शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आएगा डीएनए आरएनए में डिफरेंस। ठीक है, तो ये दिया है डीएनए में शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में शर्करा अणु राइबोज है। डीएनए में प्रमुख रूप से एडानिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजन कार्बनिक अक्षारक पाए जाते हैं। आरएनए में एडानिन, गुआनिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नाइट्रोजन कार्बनिक अक्षारक पाए जाते हैं। देखिए, यूरेसिल अलग है इसमें, बाकी जो इसमें है वही इसमें। डीएनए में द्विरिंजुक श्रृंखला हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए में एक सूत्री श्रृंखला हेलिक्स संरचना होती है। द्विरिंजुक क्या होता है? द्विरिंजुक मतलब जो दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार की संरचना। ठीक है, ये देखिए, ये अल्फा हेलिक्स संरचना हम लोगों ने बोर्ड पर भी बनाई थी। ये अल्फा हेलिक्स संरचना एक है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी अल्फा हेलिक्स संरचना दूसरी अल्फा हेलिक्स संरचना होती है एमिनो अम्लों की। ठीक है, और वो दोनों के दोनों एमीन, ये शर्कराओं की श्रृंखला है। देखिए, गुआनिन, साइटोसिन, एडानिन, थायमिन, इन सब के बीच में आबंधों के द्वारा ये दो श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये डीएनए की श्रृंखला है, डीएनए की संरचना है। ठीक, आप लोग 3D एनिमेशन के द्वारा भी इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से डीएनए जुड़ा होता है। चलिए, इसके बाद दो अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। डीएनए में प्रकृति का एक विशिष्ट गुण होता है, आरएनए में प्रकृति का कोई विशिष्ट गुण नहीं होता है। डीएनए का अणु बहुत बड़ा होता है, जिसका आणविक द्रव्यमान लगभग 1 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U तक होता है। आरएनए का अणु
आणविक द्रव्यमान लगभग 20,000 से 40,000 U तक ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताया गया है। अब आते हैं RNA DNA के कार्य। डीएनए का क्या कार्य है, देखिए डीएनए के कार्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। डीएनए का उंगली छापन का एक कार्य है, वो आता है ज़्यादातर पेपर में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय उंगली छाप होते हैं। ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं, ये जो फिंगर होते हैं उंगली के पास, ठीक है, तो इनको बोलते हैं उंगली छाप। उंगली छाप होते हैं, ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लिया जाता रहा है, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के अक्षारों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब सबका अलग अलग होता है, ठीक है, तथा इसको ज्ञात करना डीएनए उंगली छापन कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, अतः इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डीएनए उंगली छाप का उपयोग आजकल विविध संबंधित प्रयोगशालाओं में अपराधियों की पहचान करने में होता है। किसी व्यक्ति की पैरतकर्ता को निर्धारित करने के लिए होता है, मतलब कि बच्चा है कोई और उसके माँ बाप को निर्धारित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी दुर्घटना में मृतकों के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के डीएनए की तुलना करके किया जाता है। अगर कोई दुर्घटना होती है और वहाँ माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं और बच्चे बच जाते हैं, तो उनके माँ बापों को पहचानने के लिए भी डीएनए का उपयोग किया जाता है। जैव विकास में पुनः संकलन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये उंगली छापन के उपयोग बताए गए हैं, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है तो इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम धीरे धीरे करके इसी चैनल पर संपूर्ण केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।